कोलाइडल हाइपोथेसिस ये सबसे मान्य हाइपोथेसिस है। इसको विल्सन ने दिया था। इसने बताया कि प्रोटोप्लाज्म दो भागों में भिन्नित होता है। एक है सॉल्यूशन फेज, दूसरा है कोलाइडल सिस्टम। सॉल्यूशन फेज जो है उसमें दो प्रवस्थाएं होती हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में वाटर होता है, और दूसरा क्या होते हैं, मैंने दूसरा क्या बताया था आपको, सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूशन में दो ही पार्ट हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट वाले में क्या होता है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इस हिस्से में माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं। ये किसमें आ जाएंगे, सॉल्यूशन में। दूसरा पार्ट क्या है, कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम जो है वो उसमें भी कितने हैं, दो पार्ट में भिन्नित है, सोल फेज और जेल फेज। सोल फेज जो है उसमें क्या होता है, उसमें सोल फेज को सॉल्यूशन फेज कहते हैं, जेल फेज जो है वो सेमी सॉलिड फेज है। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक प्रोटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस सहित साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। या कोशिका द्रव्य जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए तो उसको कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया है पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया है, एक साइंटिस्ट है पुरकिंजे, PURKINGE, पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका नाम दिया है क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको डिस्कवर किया है, प्रोटोप्लाज्म को खोजा है, प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय, प्रोटोप्लाज्म को खोजा है किसने, डुजार्डिन ने। डुजार्डिन, DUJARDIN, डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा है और प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया है सरकोडिन। प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया है सरकोडिन, SARCODIN, सरकोडिन। नाम भी किसने दिया है, डुजार्डिन ने। प्रोटोप्लाज्म को खोजा है और नाम दिया है सरकोडिन, किसने, डुजार्डिन ने। ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म is the physical basis of life. Physical basis of life. किसने कहा है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हक्सले ने कहा है। हक्सले HUXLEY, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा है, और इसने बताया क्यों भौतिक आधार कहा है जीवन का फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों कहा है, क्योंकि ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल की, क्यों कहा है कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल take place inside of cell। ठीक है, inside of cell, सेल के अंदर होती हैं, क्योंकि
कोशिका, क्योंकि सभी एक्टिविटी जो है सेल के अंदर होती है, इसको कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि ह्यूगो वॉन मोहल, ह्यूगो HUGO, ह्यूगो वॉन मोहल MOHL, ह्यूगो वॉन मोहल, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के महत्व को बताया है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म के महत्व को बताया है। ह्यूगो वॉन मोहल ने प्रोटोप्लाज्म के महत्व को बताया है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है फिशर एंड हार्डी। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने क्या किया है, फिशर एंड हार्डी ने ये बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, पॉलीफेजिक सब्सटेंस है। फिशर FISCH या फिशर एंड हार्डी HARDY हार्डी ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म पॉलीफेजिक होता है, पॉलीफेजिक होता है। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, पॉलीफेजिक होता है। पॉलीफेजिक का मतलब ये है कि ये कभी क्या हो जाता है, सॉल्यूशन फेज में रहता है, घुलनशील अवस्था में रहता है, कभी सेमी सॉलिड हो जाता है, जेल फेज में हो जाता है। तो ये एक से अधिक अवस्थाओं में भी हो सकता है। अभी आगे अपन लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने इस पे वर्क किया है। फिर नेक्स्ट अपन इसके कुछ कैरेक्टर देखने, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, प्रोटोप्लाज्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है कि क्या है प्रोटोप्लाज्म के कैरेक्टर्स। ठीक है। ये क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है। जीवन का भौतिक आधार है, नंबर 1 कैरेक्टर हो गया। दूसरा इसका कैरेक्टर है नेक्स्ट कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेलेक्टिव अथवा डिफरेंशियली परमेबल होता है। प्रोटोप्लाज्म सेलेक्टिव अथवा डिफरेंशियली परमेबल होता है, ठीक है। सेलेक्टिव अथवा डिफरेंशियली परमेबल होता है। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म सेलेक्टिव अथवा डिफरेंशियली परमेबल होता है। प्रोटोप्लाज्म है क्या है, प्रोटोप्लाज्म 2 प्रकार का होता है, 2 भागों में भिन्नित होता है। प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में भिन्नित होता है, 2 भागों में भिन्नित होता है, 2 भागों में भिन्नित होता है। नंबर 1 है न्यूक्लियोप्लाज्म। पहला है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। ये कहां होता है, न्यूक्लियस शेप जिसको अपन कहते हैं, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये किसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। दूसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म 2 भागों में भिन्नित होता है। ये किसके कहां पे है, ये है साइटोप्लाज्म जो है ये किसके बीच में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि प्रोटोप्लाज्म सामान्य अवस्था में कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। प्रोटोप्लाज्म का पीएच, इसका जो पीएच है, पीएच प्रोटोप्लाज्म का पीएच जो होता है वो होता है 6.8 होता है। स्लाइटली एसिडिक होता है। यदि 7 हो जाता तो न्यूट्रल हो जाता, 7.0 यदि हो जाए तो कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो सामान्य अवस्था में प्रोटोप्लाज्म का पीएच कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, उस समय इसका पीएच जो है कैसा हो जाता है? विभाजित होने के समय, लेकिन विभाजित होने के समय ये कैसा हो जाता है? स्लाइटली बेसिक हो जाता है, हल्का क्षारीय हो जाता है। तब इसका pH इक्वल टू हो जाता है 7.00। 7.00 का मतलब है 7.00 का मतलब है स्लाइटली कैसा? बेसिक। ठीक है ना, हल्का क्षारीय। यदि 7 होता तो न्यूट्रल हो जाता। 0 मतलब कि बहुत थोड़ा कैसा हो जाता है? ये क्षारीय हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके मुख्य घटक। इसमें मुख्य घटक इसके जो हैं वो है क्या? O2, कार्बन, हाइड्रोजन, ये इसके मेन घटक। ये होता है 62%, कार्बन इसमें होता है 20%, इसमें हाइड्रोजन जो है वो 10% में है ये वैल्यू। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है N2, नाइट्रोजन जो है वो 3% होता है। ये इसके मुख्य घटक हैं। प्रोटोप्लाज्म के मुख्य घटक हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 62%, कार्बन होता है 20%, हाइड्रोजन होता है 10% और नाइट्रोजन होता है 3%। इसके अलावा जो है बहुत कम मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडाइड और आयरन Fe। ठीक है, ये बहुत ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। ट्रेस अमाउंट, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में ये होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ये इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, लगभग इसी क्रम में, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है कि इसमें ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये साइक्लोसिस प्रदर्शित करता है। साइक्लोसिस मतलब लिविंग प्रोटोप्लाज्म जो है हमेशा किसमें रहता है? मूवमेंट करता रहता है। लिविंग प्रोटोप्लाज्म हमेशा क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है? साइक्लोसिस। ये क्या करता है बेटा? साइक्लोसिस करता है। ठीक है ना। तो साइक्लोसिस आप जानते ही हो। साइक्लोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट जो है वो साइक्लोसिस कहलाता है। मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट जो है वो साइक्लोसिस की हिंदी होती है चक्रण। प्रोटोप्लाज्म क्या है? घूमता रहता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको किसी वीडियो में कि वैक्यूल के चारों ओर जो है पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म घूमता रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं साइक्लोसिस। लेकिन ये साइक्लोसिस बेटा दो प्रकार के होते हैं। मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, दो प्रकार का। एक होता है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन कहीं रोटेशनल लिखा मिल सकता है।
और दूसरा होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन दूसरा क्या है बेटा? सर्कुलेशन। ठीक है, रोटेशन और दूसरा है सर्कुलेशन। ठीक है, रोटेशन जो है कहते हैं जब प्रोटोप्लाज्म केवल एक ही दिशा में मूवमेंट करता है। जब प्रोटोप्लाज्म एक ही दिशा में केवल मूवमेंट करता है तो उसको कहते हैं रोटेशन। जैसे मान लीजिए कि ये एक ही दिशा में ऐसे यदि मूवमेंट कर रहा है तो इसको आप क्या कहोगे कि रोटेशन है। तो चाहे वो क्या हो, क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब कि वो जो है क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज, तो चाहे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अथवा ऑब्लिक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दो में से चाहे इधर घूम रहा हो चाहे इधर घूम रहा हो, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन। ठीक है, ये साइक्लोसिस है। इस तरह का जो रोटेशन पाया जाता है वो पाया जाता है बेटा, एग्जाम्पल है, वो पाया जाता है इसमें हाइड्रा, हाइड्रीला, हाइड्रीला HYDRI, हाइड्रीला, और वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया, ये दोनों वाटर प्लांट है, हाइड्रीला और वैलिसनेरिया। इनमें कौन सा साइक्लोसिस पाई जाती है? रोटेशनल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। सर्कुलेशन में जब ये कई दिशा में एक साथ मूवमेंट कर रहा हो, ऐसे ऐसे भी घूम रहा हो, ऐसे ऐसे भी घूम रहा हो, है ना, तो मतलब ये एक ही दिशा में मूवमेंट ना करके एक से अधिक दिशा में ये मूवमेंट करता है तो इसको कहते हैं क्या? सर्कुलेशन। ठीक है, जब एक से अधिक दिशा में मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहां पे आपने लिखा था मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, ये थोड़ा जोड़ लीजिएगा, है ना, इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा हो तो उसको रोटेशन। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन मोर देन वन डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन मोर देन वन डायरेक्शन, इन मोर देन वन डायरेक्शन। ठीक है, मोर देन वन डायरेक्शन, एक से अधिक दिशा में यदि मूवमेंट हो रहा है तो उसे अपन कहते हैं क्या? सर्कुलेशन। ठीक है ना, तो ये भी क्या है? सर्कुलेशन भी एक प्रकार का साइक्लोसिस है, रोटेशन भी एक प्रकार का साइक्लोसिस है। रोटेशन में प्रोटोप्लाज्म केवल एक ही दिशा में मूवमेंट करता है, या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होता है सर्कुलेशन में वो एक से अधिक दिशा में हो सकता है तो उसको कहते हैं सर्कुलेशन। और इसका एग्जाम्पल है ट्रेडिस्केंसिया, इसका एग्जाम्पल है बेटा क्या? ट्रेडिस्केंसिया। ठीक है, ट्रेडिस्केंसिया जो है, ट्रेडिस्केंसिया एडवर्डियाना, जिसमें क्रोमोसोम को खोजा गया था ना, तो ये वही प्लांट है। तो उसमें कैसा होता है? सर्कुलेशन। तो ये हो गया साइक्लोसिस। ठीक है ना, इस तरह से ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म का के कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस तरह से व्यवस्थित होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का व्यवस्थित होना। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म किस तरह से व्यवस्थित होता है ये अपने को नेक्स्ट हेडिंग प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का संगठन या व्यवस्थित होना, किस तरह से प्रोटोप्लाज्म जो है वो व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के व्यवस्थित होने को समझाने के लिए कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रोटोप्लाज्म के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, प्रोटोप्लाज्म के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए क्या किया गया है? प्रोटोप्लाज्म के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए क्या किया गया है? कुछ हाइपोथेसिस प्रस्तुत की गई हैं, प्रस्तुत
की गई हैं, कुछ हाइपोथेसिस प्रस्तुत की गई हैं जो निम्नानुसार हैं, जो निम्नानुसार हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के संगठन को या उसकी व्यवस्था को या उसकी संरचना को समझाने के लिए कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं जो निम्नानुसार हैं। नंबर 1 है, पहली परिकल्पना है, नंबर 1 है क्या, रेटिकुलर हाइपोथेसिस। रेटिकुलर हाइपोथेसिस, रेटिकुलर हाइपोथेसिस, रेटिकुलर हाइपोथेसिस, इसको प्रस्तुत किया है किसने, हिर्जमैन ने। इसको प्रस्तुत किया है हिर्जमैन, HEITZMAN, ठीक है, हिर्जमैन ने रेटिकुलर हाइपोथेसिस दी गई है, इसको प्रस्तुत किया है किसने, हिर्जमैन ने। हिर्जमैन का कहना यह है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेलिकेट, बहुत मुलायम फाइबर से मिलकर के बना होता है, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। डेलिकेटेड प्रोटोप्लाज्म डेलिकेटेड फाइबर्स का बना होता है, डेलिकेटेड फाइबर्स का बना होता है। क्या, प्रोटोप्लाज्म बहुत मुलायम फाइबर्स का बना होता है, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि जाल के समान संरचना बनाते हैं, जो कि जाल के समान संरचना बनाते हैं, जो कि जाल के समान संरचना बनाते हैं। ठीक है, डेलिकेटेड फाइबर्स का बना होता है, बहुत ही मुलायम फाइबर्स का बना होता है, जो कि जाल के समान, जाल के समान यानी कि नेट लाइक संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म है, और इसमें ऐसे इस तरह से ये क्या है, बहुत से क्या बने होते हैं, इस तरह के। ये रेटिकुलर से मतलब है ये इस तरह के रेटिकल से बना हो। ठीक है, तो ये क्या है, रेटिकुलर हाइपोथेसिस। इसको किसने दिया है, हिर्जमैन ने दिया है। इसके अनुसार, रेटिकुलर हाइपोथेसिस के अनुसार प्रोटोप्लाज्म बहुत मुलायम फाइबर से मिलकर बना होता है, और ये मुलायम फाइबर जो हैं जाल के समान संरचना बनाते हैं। ठीक है, दूसरा फिलामेंटस हाइपोथेसिस। ठीक है, फिलामेंटस हाइपोथेसिस। ठीक, तो फिलामेंटस हाइपोथेसिस में इसको दिया है फ्लेमिंग ने। फिलामेंटस हाइपोथेसिस को किसने दिया है बेटा, फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग ने फिलामेंटस हाइपोथेसिस दी है। उसका कहना यह है, फ्लेमिंग का कहना यह है कि प्रोटोप्लाज्म जो है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, मतलब वो फिलामेंट से मिलकर के बना हुआ है। इस तरह से फिलामेंटस संरचनाओं से प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है। ये जो है ऐसे उन्होंने क्या बताया है, फ्लेमिंग ने फिलामेंटस हाइपोथेसिस दी। उसका कहना यह है कि प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है, फिलामेंट्स का बना होता है, या फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। इसके बाद एक नेक्स्ट है एल्वियोलर हाइपोथेसिस। एल्वियोलर हाइपोथेसिस थर्ड है क्या, एल्वियोलर हाइपोथेसिस। एल्वियोलर हाइपोथेसिस इसको प्रस्तुत किया है बटस्ची ने, बटस्ची। इसको किसने दिया है, बटस्ची ने दिया है। एल्वियोलर हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत किया है, बटस्ची ने। और इसका कहना यह है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक तरह का एल्वियोलर अथवा फोमी स्ट्रक्चर, जो बहुत सारी एल्वियोलाई होंगी, बहुत सी रिक्तिकाएं होंगी, तो वो कैसा हो जाएगा, स्पंज जैसा हो जाएगा। तो इन्होंने ये कहा है कि प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म कैसी संरचना है, एल्वियोलर अथवा एल्वियोलर ऑब्लिक फोमी, अपन लिख देते हैं, फोम जैसी, है ना, फोमी, FOAMI, फोमी स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म एल्वियोलर अथवा फोमी स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये प्रोटोप्लाज्म है, और इसमें क्या है, फोमी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ऐसे
इस तरह के क्या है, एल्वियोलाई पाए जाते हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये ऐसी समझना है, ये कैसी समझना है, इस तरह की है, एल्वियोलर अथवा फोमी। ये क्या है, एल्वियोलाई, इनको आप एल्वियोलाई कह सकते हो, एल्वियोलाई, ठीक है। इसलिए एल्वियोलर अथवा फोमी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है कि मैं इधर मिला देता हूं, एक और इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है ग्रैनुलर हाइपोथेसिस, ग्रैनुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रैनुलर हाइपोथेसिस, अगली हाइपोथेसिस है क्या, ग्रैनुलर हाइपोथेसिस। ग्रैनुलर हाइपोथेसिस, ग्रैनुलर हाइपोथेसिस क्या है कि इसको ग्रैनुलर हाइपोथेसिस को प्रस्तुत किया है, इसको दिया है, किसने बताया है, आल्टमैन ने। इसको किसने दिया है, आल्टमैन, आल्टमैन, ठीक है। इसको आल्टमैन ने दिया है ग्रैनुलर हाइपोथेसिस को। इसने ये बताया कि प्रोटोप्लाज्म एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्म एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। प्रोटोप्लाज्म कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। किसने बताया है, आल्टमैन ने। इसने बताया कि ये बहुत से ऐसे ग्रैन्यूल्स से मिल करके बना होता है। ये ग्रैन्यूल्स जो है, ऐसे ग्रैन्यूल्स जो है वो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। प्रोटोप्लाज्म कैसा है, ग्रैनुलर है, ये ग्रैन्यूल है, ठीक है ना। ये कैसे है बेटा, ग्रैन्यूल है। तो प्रोटोप्लाज्म इस तरह की समझना है। बाद में इन्हीं ग्रैन्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में इन्हीं ग्रैन्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में इन्हीं ग्रैन्यूल्स को क्या किया गया है, पहचाना गया है। ग्रैनुलर हाइपोथेसिस आल्टमैन ने दी थी। आल्टमैन का कहना यह है कि प्रोटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है, ग्रैन्यूल्स का बना होता है, और बाद में इन्हीं ग्रैन्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में क्या किया गया है, पहचाना गया है, ठीक है। इसके बाद सबसे जो मान्य हाइपोथेसिस है, जो सबसे मान्य हाइपोथेसिस है वो है कोलाइडर हाइपोथेसिस, ठीक है। लास्ट हाइपोथेसिस है कोलाइडर हाइपोथेसिस, और वही कोलाइडर हाइपोथेसिस सबसे अधिक क्या है, मान्य है। कोलाइडर हाइपोथेसिस जो है वो, नेक्स्ट हाइपोथेसिस क्या है, कोलाइडर हाइपोथेसिस। अगली है कोलाइडर हाइपोथेसिस, कोलाइडर हाइपोथेसिस। कोलाइडर हाइपोथेसिस को दिया है किसने, विल्सन ने। विल्सन नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडर हाइपोथेसिस को दिया है। कोलाइडर हाइपोथेसिस किसने दिया है, विल्सन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। विल्सन का कहना यह है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो भागों में भिन्नित होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो भागों में भिन्नित होता है। प्रोटोप्लाज्म दो भागों में भिन्नित होता है, दो भागों में भिन्नित होता है। प्रोटोप्लाज्म दो भागों में भिन्नित होता है। नंबर एक है दो भागों में भिन्नित होता है। नंबर एक है सॉल्यूशन पार्ट, और नंबर दो है कोलाइडर सिस्टम, कोलाइडर सिस्टम। नंबर एक है सॉल्यूशन और दूसरा है कोलाइडर सिस्टम, ठीक है, कोलाइडर सिस्टम। तो कोलाइडर सिस्टम और सॉल्यूशन दो भागों में ये भिन्नित होता है, या दो भागों से मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बना होता है। किसने बताया है, विल्सन ने, कोलाइडर थ्योरी में, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है, पहले अपन पढ़ेंगे किसको, सॉल्यूशन को, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है, यहीं से अपन कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है इसमें दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन में आप जानते हैं दो पार्ट होते हैं। पहला क्या है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है क्या, सॉल्वेंट। बताओ बेटा क्या होता है, सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट के रूप में क्या होता है, वाटर। सॉल्वेंट के रूप में क्या होता है, इस रूप में क्या होता है बेटा, वाटर होता है, ठीक है, वाटर। सॉल्वेंट, सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो सॉल्यूशन में एक वाटर होता है और दूसरा
दूसरा पार्ट क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट है ना। दूसरा पार्ट क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो जो सॉल्यूट होता है वो वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, घुला होता है, तभी तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होता है। तो सॉल्यूट जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं, माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। आप यहाँ ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख सकते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो सूक्ष्म अणु, माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब सूक्ष्म अणु होते हैं। तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो कौन से हैं बेटा, यहाँ माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप जानते हो, ग्लूकोज, 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 अमीनो एसिड, अमीनो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, 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 फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो है बेटा इसमें क्या होती हैं, घुली होती है, सॉल्यूट के रूप में घुली होती है। किसमें, सॉल्वेंट में। देखिए क्या है, कोलाइडल हाइपोथेसिस किसने दी है, विल्सन ने दी है। इसके अनुसार प्रोटोप्लान दो भागों में भिन्नित होता है, दो भागों में भिन्नित होता है। नंबर एक है सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, कोलाइडल सिस्टम। जो सॉल्यूशन है उसमें दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के रूप में क्या होता है, वाटर होता है। दूसरा क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट में कौन से होते हैं, सूक्ष्म अणु होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड। ये जो चीजें हैं ये इसमें क्या होती हैं, सॉल्वेंट में घुली होती हैं और वो घुल करके क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मान्य थ्योरी यही है। तो इसका दूसरा पार्ट है कोलाइडल सिस्टम। दूसरा क्या पार्ट है बेटा, कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, कोलाइडल सिस्टम जो है, कोलाइडल सिस्टम, वो कोलाइडल सिस्टम, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, कोलाइडल सिस्टम में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या है कि ये एक होता है सोल फेज, सोल फेज, एक होता है सोल फेज और दूसरा होता है जेल फेज। दूसरा एक होता है जेल फेज, जेल फेज, सोल फेज और जेल फेज। सोल फेज मतलब है सॉल्यूशन फेज, ठीक है, और जेल फेज का मतलब है सेमी सॉलिड फेज। ठीक है, तो यहां पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सोल फेज को सॉल्यूशन फेज भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन फेज, ये सॉल्यूशन फेज भी इसको कह सकते हैं, और जेल फेज को क्या, सेमी सॉलिड फेज, सेमी सॉलिड फेज भी इसको कहते हैं। जेल फेज को सेमी सॉलिड अर्ध ठोस फेज, और ये क्या है, सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन फेज है इसमें, सॉल्यूशन फेज में क्या होता है कि एक सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, सोल फेज हो गया। इसको आपने क्या किया है, यहाँ पे पढ़ लिया है ऊपर वाले में। और दूसरा जो है वो क्या है, जेल फेज। जेल फेज में जो है सॉल्यूशन जो है वो रहता है, सॉल्यूशन रहता है, और उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या यूं कह दें कि इसमें भी आप जेल फेज में भी दो चीजें होंगी। एक क्या होगा, एक होगा सॉल्वेंट, जिसको आप वाटर कहते हो, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। यहां भी देखिए कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्यूशन फेज में क्या है, यहां भी ये आपने सॉल्यूशन ये वाला पढ़ लिया है, सॉल्वेंट था और क्या थे, सॉल्यूट थे। ठीक है, तो सॉल्यूशन बन गया था, उसके एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए थे। यहां क्या है, जेल फेज में यहां भी सॉल्वेंट है, क्योंकि जेल सेमी सॉलिड है ना, तो वहां क्या हुआ, कोई ना कोई सॉल्वेंट तो होगा, पूरी तरह से ठोस नहीं है, वो पत्थर जैसा नहीं है। ये कैसा है सॉल्वेंट, यहां भी सॉल्वेंट होगा, लेकिन यहां जो सॉल्यूट होंगे, जो सॉल्यूट होंगे वो क्या होंगे, यहां पर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। सॉल्वेंट में माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसॉल्व होंगे, यहां पे माइक्रो मॉलिक्यूल, बल्कि यहां पे आप सॉल्यूट लिख लें और माइक्रो मॉलिक्यूल्स यहां पे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूट, और सॉल्यूट में क्या हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स,
माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो होंगे दीर्घ अणु। और यहाँ सॉल्वेंट में यहाँ क्या है बेटा, वाटर है। ठीक है, तो यहाँ क्या थे, सॉल्वेंट में वाटर था और माइक्रोमॉलिक्यूल थे और सॉल्यूशन का फॉर्म कर रहे थे। यहाँ उसी क्या है, सॉल्वेंट में क्या हो गए हैं, दीर्घ अणु जो है वो डिजॉल्व हो गए हैं। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स उदाहरण यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्या क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड, 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 ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे लिपिड हो सकती है, लिपिड, ठीक है ना, लिपिड हो सकती है, प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन, ठीक है ना, और न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये चीजें जो है, जो दीर्घ अणु है, वो जब पानी में घुल जाते हैं तो कोलाइडर सिस्टम का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो कोलाइडर से माने ये जो दीर्घ अणु है वो सॉल्वेंट में घुल जाते हैं और घुल करके और वो सेमी सॉलिड फेज बनाते हैं या जेल फेज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये इंटर कन्वर्टेबल है और इस क्रिया को कहते हैं फेज ऑफ रिवर्सल, फेज ऑफ रिवर्सल, ठीक है, फेज ऑफ रिवर्सल की प्रवस्था में ये दोनों कैसे होते हैं, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है। तो जब फेज ऑफ रिवर्सल आएगी तो क्या हो जाएगा कि जो सोल फेज है वो क्या होगी, सोल फेज जो है वो जेलेशन के द्वारा जेल फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सोल फेज है वो जेलेशन के द्वारा, जेलेशन मैं यहां लिख देता हूं, जेलेशन के द्वारा ये किस में चेंज हो रही है बेटा, ये चेंज हो रही है जेलेशन के द्वारा जेल फेज में। ठीक है, और जेल फेज जो है वो सोलेशन के द्वारा, सोलेशन है ना, सोल फेज से सोलेशन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, ये कन्वर्ट हो रही है सोल फेज में। जेल फेज सोलेशन के द्वारा सोल फेज में कन्वर्ट हो जाती है और सोल फेज जेलेशन के द्वारा जेल फेज में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं फेज ऑफ रिवर्सल। इसको क्या कहते हैं बेटा, फेज ऑफ रिवर्सल। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों कैसी होती हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है। जैसे समझ लीजिए कि यदि आप कोई डायग्राम बनाना चाहें तो वो डायग्राम फेज ऑफ रिवर्सल का एक ये होगा कि इसमें ये जो है ये हो गए और ये मान लीजिए, ठीक है, ये हो गई कौन सी, सोल फेज। मतलब इसमें सॉल्वेंट, इसमें क्या है बेटा, सॉल्वेंट और माइक्रोमॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब इससे क्लियर क्या कोई बता पाएगा, सॉल्वेंट है और ये क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये जो है क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सोल फेज। ठीक है ना, सोल फेज या सॉल्यूशन फेज, जिसको आपने इसमें पढ़ा है कि कोई सॉल्वेंट होगा और उसमें माइक्रोमॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, फैटी एसिड्स वगैरह जो है वो इस पे डिसॉल्व होंगे। तो ये कौन सी फेज हो गई बेटा, ये हो गई सोल फेज। ये है सोल फेज, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी फेज क्या है, जेल फेज। जेल फेज जो है वो कैसी है कि उसमें भी क्या हुआ है, सॉल्वेंट है। उसमें भी क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जिसमें वाटर की बात की गई थी, यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ भी सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट जो है यहाँ भी है, सॉल्वेंट यहाँ भी है। और ये जो है इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे दीर्घ मॉलिक्यूल, दीर्घ अणु होते हैं। ये दीर्घ अणु है, ऐसे ये पॉलीमेराइड हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के क्या बना रहे हैं, है पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, ऐसे, है ना। तो ये जो है ये वहां माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पॉलीमेराइड होकर के क्या बना दिए, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बना दिए। ये क्या है बेटा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये ठीक है, ये क्या हो गया है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से,
पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब ये क्या है, ये होंगे। तो ये क्या फेज बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी जेल फेज। ठीक है, ये कौन सी फेज बन जाएगी, जेल फेज है ना, जेल फेज। ये कौन सी फेज बन गई, जेल फेज बन गई। ठीक है, अब ये जेल फेज और सोल फेज ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये दोनों एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है ना, ये क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। क्या होगा कि जब यही माइक्रोमोलिक्यूल्स बड़े बड़े में पॉलीमराइज हो जाएंगे, स्टोरेज हो जाएगा, तो वो इस तरह की संरचना बना लेंगे। अब जब ये टूट जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो इस तरह में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सोल फेज और जेल फेज जो है वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, क्या है कि कोलाइडल हाइपोथेसिस ये सबसे मान्य हाइपोथेसिस है। जो चार बाकी की है उतनी मान्य नहीं है, लेकिन ये सबसे मान्य हाइपोथेसिस है। इसको विल्सन ने दिया था। इसने बताया कि प्रोटोप्लाज्म दो भागों में भिन्नित होता है। एक है सॉल्यूशन फेज, दूसरा है कोलाइडल सिस्टम। सॉल्यूशन फेज जो है उसमें दो प्रवस्थाएं होती हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में वाटर होता है, और दूसरा क्या होते हैं, मैंने दूसरा क्या बताया था आपको, सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूशन में दो ही पार्ट हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट वाले में क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इस हिस्से में माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं। ये किसमें आ जाएंगे, सॉल्यूशन में। दूसरा पार्ट क्या है, कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम जो है वो उसमें भी कितने हैं, दो पार्ट में भिन्नित है, सोल फेज और जेल फेज। सोल फेज जो है उसमें क्या होता है, उसमें सोल फेज को सॉल्यूशन फेज कहते हैं, जेल फेज जो है वो सेमी सॉलिड फेज है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन फेज है उसमें क्या होता है, उसमें भी एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, और इस तरह की इसी तरह का सेम जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है। और जेल फेज में क्या होता है, सेमी सॉलिड फेज में, कि जब यही माइक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं और बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जेल फेज हो जाता है। लेकिन विल्सन ने कहा कि ये इनमें फेज ऑफ रिवर्सल पाया जाता है, मतलब अपनी फेज में ये पुनः परिवर्तित हो सकते हैं। तो फेज ऑफ रिवर्सल में क्या होता है कि जो सोल फेज है वो जेल फेज में कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ जेलेशन, और जो जेल फेज है वो सोल फेज में परिवर्तित हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सोलेशन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, इसमें प्रोटोप्लाज्म में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हाइपोथेसिस हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। ये आप कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, इस प्रकार से आप इसको क्या कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो कैसा है, प्रोटोप्लाज्म एक कॉम्प्लेक्स संरचना। आप कितना पढ़ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म कैसी है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्रोटोप्लाज्म कैसा है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्रोटोप्लाज्म ग्रैन्युलर, सबका ऊपर से सब पूरा एक कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं ना, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ग्रैन्युलर है, ग्रैन्युलर संरचना है। प्रोटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स संरचना है, ग्रैन्युलर है, इलास्टिक है, थोड़ा जेल है, जैसे फैल जाता है थोड़ा, है ना। तो ये क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है, ग्रैन्युलर है, इलास्टिक है, कलरलेस है। ये कैसा है बेटा, कलरलेस है, ये कलरलेस है ना, कलरलेस है, रंगहीन होता है। कॉम्प्लेक्स है, ग्रैन्युलर है, इलास्टिक है, और ये कैसा है, कलरलेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा है, विस्कस है, विस्कस, है ना, ये कैसा है, विस्कस स्ट्रक्चर है, ये विस्कस संरचना। विस्कस की हिंदी होती है श्यान, श्यानता आप पढ़ते हो ना, श्यान मतलब कि वो कुछ गाढ़ा है, कुछ गाढ़ा है ना। तो प्रोटोप्लाज्म के ये 5 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपने निकाल लिए हैं पढ़ने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोप्लाज्म एक जटिल संरचना है, प्रोटोप्लाज्म ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्म इलास्टिक होता है, प्रोटोप्लाज्म कलरलेस होता है, और प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, विस्कस होता है, विस्कस श्यान होता है। ठीक है ना। इसी के साथ में एक बेटा आपको और मैं स्ट्रक्चर बता दूं कि एक होता है साइटोस्केलेटन, थोड़ा सा ये भी है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन किसको कहते हैं,
इसी में प्रोटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला फाइबर्स का एक सिस्टम, फाइबर्स का, प्रोटीन फाइबर्स का एक सिस्टम। प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन फाइबर का एक तंत्र पाया जाता है, एक सिस्टम पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहलाता है, पाया जाता है, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन फाइबर का एक तंत्र पाया जाता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है ना। साइटोस्केलेटन जो है वो फाइबर्स का बना हुआ, प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ है बेटा। साइटोस्केलेटन किसका बना हुआ है, प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है। साइटोस्केलेटन जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है। तो इसमें प्रोटीन फाइबर जो है, प्रोटीन फाइबर जो है वो 3 प्रकार के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। साइटोस्केलेटन में 3 प्रकार के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है क्या बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है ना। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरे हैं माइक्रोफिलामेंट। दूसरे क्या है बेटा, माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा जो है वो देखिए, प्रोटीन फाइबर 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, तीसरे क्या है बेटा, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन और अदर टाइप की प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन एंड अदर टाइप ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है ना। साइटोस्केलेटन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। साइटोस्केलेटन क्या है, प्रोटोप्लाज्म में एक प्रकार के में प्रोटीन फाइबर का एक सिस्टम पाया जाता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये प्रोटीन फाइबर 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन एंड अदर टाइप ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये साइटोस्केलेटन का कार्य जो है, इसकी फंक्शन थोड़ा आप देख सकते हैं। साइटोस्केलेटन के क्या देख सकते हैं, फंक्शंस देख सकते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है वो क्या करता है, मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिका के शेप और साइज को क्या करता है, साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है। कोशिका के शेप और साइज को साइटोस्केलेटन जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है ना। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको इस तरह से मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक जरूर करें, और यदि आपको चाहिए कि इस तरह के मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो आप बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और कितनी सारी बुक्स से सॉलिड जो नॉलेज है उसको अपन कलेक्ट करके और आपके सामने 1 घंटे 1.5 घंटे खड़े होकर के बगैर देखे उसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो ये थोड़ा सा आपसे ये निवेदन रहता है कि यदि आपको ये पसंद है, ये वीडियो इस तरह की पसंद है, आपका कुछ लाभ हो रहा है, तो आप लाइक जरूर करें, है ना, और उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट और साइटोस्केलेटन। ठीक है ना। इसमें एक और नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, आप लिख लें, कहीं पे नोट कर लेंगे कि इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, कई बार एक टर्म आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट एक शब्द आता है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट एक शब्द आता है कि प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म is known as प्रोटोप्लास्ट, is known as प्रोटोप्लास्ट, है ना। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या है कि प्रोटोप्लास्ट, वेल व्यवस्थित प्रोटोप्लास्ट। अब एक आपको वो आ सकता है, कहीं लिखा मिल सकता है कि प्रोटोप्लास्ट उसको कहते हैं जिस प्रोटोप्लाज्म में प्लास्टिड हो, जिस प्रोटोप्लाज्म में प्लास्टिड है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। कहीं लिखा आपको मिल सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी बात सही है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जो टिपिकल प्रोटोप्लाज्म है, सारी संरचनाएं उसमें है ना। ये अपन यहाँ प्लांट और एनिमल के प्रोटोप्लाज्म की बात नहीं कर रहे हैं, अपन प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपको उसमें स्वीकार कर लेना है कि कोई कहता है कि प्लास्टिड जिस प्रोटोप्लाज्म में मिले हैं उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनली जो डेफिनेशन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आज का प्रोटोप्लाज्म का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके साथ में स्केलेटन भी मैंने बता दिया, साइटोस्केलेटन बता दिया। ठीक है, तो इजाजत दीजिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ।